हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हमारे जो अतीत थे उन्होंने कैसे भोजन का संग्रह किया और कैसे उस भोजन से और फिर उस अनाज से कैसे उन्होंने उत्पादन करना स्टार्ट किया। इन्हीं सारे चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने प्रीवियस सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। इसमें आपको क्लास 6 टू 11th के ज्योग्राफी मिलेंगे और क्लास 6 के सारे चैप्टर्स जो हिस्ट्री के स्टार्ट हो रहे हैं ये भी आपको 12th तक के मिलेंगे, जो प्लेलिस्ट में होंगे। ये सारे कंटिन्यू क्लासेस होंगे आपके लिए। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है और हम हर एक आदमी को एक एक करते जुड़ते हुए देख रहे हैं, एक एक करके, जो हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन के आए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इस चैप्टर के ऊपर आएंगे तो एक चीज डिस्कस करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम एक चीज देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने चावल उगाना स्टार्ट किया। आपके पास साक्ष्य कहाँ से आएंगे कि आपने चावल उगाया है? आपने गेहूं उगाना स्टार्ट किया, आपके पास साक्ष्य कहाँ से आएंगे कि आपने गेहूं उगाना स्टार्ट किया है? कहीं ना कहीं से तो जरूर आया होगा। और अगर कहीं ना कहीं से आया होगा तो फिर एक चीज जरूर क्लियर होगी कि ये अगर उत्पादन होना स्टार्ट हुआ था तो इसके पीछे किसी न किसी आदमी का दिमाग रहा होगा। जैसे कोविड-19, अगर आज हम देखें, कोविड-19 का जो है आपके पास आज एंटीडोट बन करके आया हुआ है। किसी एक आदमी का जरूर दिमाग रहा होगा, इसमें किसी एक कंपनी का जरूर दिमाग रहा होगा, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट हो, चाहे एक्स्ट्राजेनिका हो, किसी का एक दिमाग तो जरूर है, तभी ये आपके लिए बन करके आया है। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें तो जलवायु इसमें एक अहम भूमिका निभाई हुई थी। जैसे ही जलवायु में चेंजेस होना स्टार्ट हुआ था, जो एरिया हिमालय के अगल बगल की थी वहां पे जो घास होती थी, जो काई के तौर पे आपको दिखाई देती थी, ये धीरे 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 चेंज होते चली गई। क्योंकि जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा तो जिस एरिया पे बहुत ज्यादा जो है वो अगर बोले तो बर्फ रहा करती थी, वो बर्फ पिघली और उस जगह पे जो है छोटे छोटे पौधे उगना स्टार्ट हुए और वो धीरे 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 वनस्पति के रूप में आपके सामने में आते चले गए। और इसमें से यहीं से क्या हुआ था कि जब लोग धीरे 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 चीजों को देखना स्टार्ट किए कि भाई एक फल है जिसको हम खा सकते हैं, ये फल है जिसको गिलहरी खा रही है उसको हम खा सकते हैं। और एक जनरल बात है, आपको मैं बताऊं कि जिस फल को या जिस चीज को गिलहरी खा सकती है उस चीज को अगर आप खाएं तो आप नहीं मर सकते हैं। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। और ये हमारे जो डिफेंस वाले लोग क्लासेस देखते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब वो जंगल सर्वाइवर का ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो ये चीजें उनको बताई जाती है। बट जब चीज इस तरीके से जब वनस्पति का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ग्रोइंग स्टार्ट हुआ, लोग उसको देखे कि इस चीज को हम खा सकते हैं, खा के हम अगर मरे नहीं, तो उसको धीरे धीरे लोग इकट्ठा करना स्टार्ट किए और फिर उसमें से कुछ चीजों को वो संचित करना भी स्टार्ट किए। उन्होंने देखा कि इसको दोबारा किसी जगह पे लगाए तो होता है कि नहीं। और फिर उन्होंने देखा कि अगर एक पेड़ से जो है वो बीज गिरता है और फिर उस बीज को कुछ दिन के लिए हम छोड़ देते हैं तो उसमें अंकुरन पैदा हो जाता है। ठीक है, तो वो अंकुर करके फिर से एक पेड़ बना देता है। तो इससे लोगों के दिमाग में एक चीज आना स्टार्ट हुआ कि जो फल है और फल से जो बीजें निकल रही हैं उसको हम दोबारा से फिर उपजा सकते हैं। और ऐसे ऐसे करके लोगों ने स्टार्ट किया। जैसे कि कुछ ऐसे चीजें, जैसे आपने केला को देखा है, केला को आप दोबारा नहीं उपजा सकते, इसका पेड़ लगाया जाएगा। तो आपने इसको कैसे देखा, आपने इसको कैसे समझा कि केला को हम दोबारा नहीं उपजा सकते इसके बीज से? तब जब आपने इसको जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया, आपने इसको जाना। तो इसी तरीके से पूरे चीज को एनालाइज करके लोग क्या बने कि कैसे हम पेड़ लगा सकते हैं, किस समय में किस चीज की खेती होगी, किस समय पे आम का फल लगेगा, किस समय पे लीची का फल लगेगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। और इसी तरीके से लोग जो है वो कृषक बने हुए थे, हमारे जो अतीत थे। क्लियर है यहाँ की बातें? इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ जानवरों को जो है उन्होंने पालतू बनाना स्टार्ट किया, जिसमें कुत्ता सबसे पहला था। कुत्ता को उन्होंने पालतू बनाना स्टार्ट किया। और ये जो पालतू है, अब आपके पास एक जनरल एग्जांपल है, जैसे कि आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में जो है वो गिलहरी को आप देखते होइएगा, गिलहरी को देखते हैं आप। गिलहरी के बाद अगर आप देखें तो कुछ ऐसी पालतू, जैसे आपने गाय को देखा है, कोई एक, ये तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है बट इसे छोटे छोटे चीजों का मैं एग्जांपल देता हूँ। तो इसको लोग केवल दूध के लिए ही नहीं रखते हैं, ये बहुत चीजें देती है और इसके साथ ही इसको आप पालतू बहुत आसानी से बना सकते हैं। सेम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिले। उन्होंने उन्होंने
जानवरों को धीरे धीरे उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया, उसको देखना स्टार्ट किया कि कैसे ये हमारे साथ ये पास आते हैं, कैसे क्या करते हैं। फिर जो है उसको उन्होंने जानवर को पालतू बनाना स्टार्ट किया और उनको जंगली जानवर से, जैसे कि गाय, उस वक्त गाय को जो है वो सिंह मार करके खा जाती होगी। ये केवल एक अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग हो सकता है। इस बात के लिए आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि पहले सिंह आया था, पहले गाय आया था, पहले गाय आया था या पहले बैल आया था, पहले बैल आया था या पहले गाय आया था। ये सब बातों के ऊपर आप जा नहीं सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से हुआ क्या था कि इस तरीके के जो पालतू जानवर थे, इसको इन्होंने जंगली जानवरों से बचाना स्टार्ट किया, और जब ये सारे प्रोसेस बन करके तैयार हो गए तो वो अपने आप को पशुपालक बोलते थे। क्लियर है। थोड़ा सा अगर बचने की प्रक्रिया के ऊपर आए आप लोग, तो जब लोग पौधे को लगाने लगे, जानवरों की देखभाल करने लगे, तो ये सारे प्रोसेस जब स्टेप बाय स्टेप होने लगे तो इसको हम लोग बचने की प्रक्रिया बोलते थे। ठीक है। और ये बचने की प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई तो लोग एक जगह पे जो है वो स्टेबल हो चुके थे, यहाँ पर वो पौधे उगाते थे, उससे अपना भरण पोषण करते थे, साथ में वो जानवर को रखते थे, उससे जो दूध प्राप्त होती थी या उससे जो मांस प्राप्त होती थी, उससे वो अपना जीवन बिताते थे। और यही प्रोसेस जो है वो बचने की प्रक्रिया हुई, और ये छोटे छोटे जगह जो है मिलकर के एक शहर या फिर एक बहुत बड़े गांव का निर्माण कर दी। क्लियर है। इसके बाद लोग जो है वो उन्हीं पौधे और जानवर को लगाते थे जिस से बहुत ज्यादा उपज होती थी, और जिसमें बीमारी पकड़ने की क्षमता बहुत कम होती थी, जो बहुत जल्दी बीमार नहीं होता था जो जानवर, और जिस पेड़ में बीमारी नहीं लगती थी या जो पेड़ जल्दी खराब नहीं होता था। क्लियर है। और वैसे भी पेड़ को वो ज्यादा लगाने का कोशिश करते थे जिसका डंठल मजबूत होता था, जिससे उनको अनाज तो मिलता ही था, और इसके बाद जो है वो उससे जलावन का भी उपयोग करते थे, साथ में जो उसका जो फल था, उसका जो बीज था, उस बीज को दोबारा संचित करके रखते थे, जिससे क्या होता था कि वो आसानी से उस बीज को फिर दोबारा लगा के और जो है फिर से उस पेड़ को प्राप्त कर सकते थे। क्लियर है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। ये सब तो बेसिक बातें आप खुद समझ सकते हो, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसी को हम बताते थे। अगर अनाज के उपयोग की बात करें आज भी और तब भी की, तो अनाज आप बीज के तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं, खाद्य के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, और उस वक्त इसका उपयोग उपहार के तौर पर होता था और भंडारण के तौर पर भी होता था। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक होता था, इसलिए लोग इसे भंडारण की बात सोचते थे। अब अगर एक समय ऐसा था जब उस वक्त भी बाढ़ की प्रक्रिया होती थी, बाढ़ का सिचुएशन आता रहा होगा, और उस वक्त जब इस तरीके से पौधे नहीं उगाए जाते होंगे, तब लोग क्या करते होंगे, जो भंडारण किया हुआ चीज था उसी को लोग खाते थे। और सेम चीज आज भी है। अब आज थोड़ा सा मॉडरेट हुआ और इसको एफसीआई इस काम को करती है। ठीक है। अदरवाइज एपीएमसी इस काम को करती है, जिसके लिए आज इतने बड़े जो है वो बताए तो ट्रोल हो रही है मीडिया, ट्रोल हो रहे हैं हमारे गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हैं, तो बात की बातें हैं। बट आज भी ये काम होता है, बट थोड़ा सा मॉडरेट तौर पे होता है। ठीक है। पहले जैसे कि कबूतर से जो है वो आप देखते थे कि चीजों को यहाँ से वहां पहुंचाने का मतलब संचार का काम किया जाता था। पहला जो है संचार हमारा कबूतर ही हुआ करता था, और आज आपके पास 4G नेटवर्क है, आपके पास 5G नेटवर्क है, कुछ दिन के बाद हम लोग 6G नेटवर्क का यूज करेंगे। चीजें क्लियर है। अब अगर देखें हम लोग तो पशुपालन की अगर बात करें आप लोग, तो भोजन के भंडारण का एक तरीका होता था पशुपालन, क्योंकि पशुपालन से आपको एक तो खाने के लिए दूध भी मिल जाते थे, दूसरा पशुपालन से आपको जो मांस मिलती थी उसका भी यूज किया जाता था उस वक्त के लिए, और आज भी सेम चीज है यहाँ पर। तो पशुपालन अपने आप में एक भंडारण होता था, और आज भी इसको हम भंडारण ही बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप अगर एक पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, पोल्ट्री फार्म, और आप देखते हैं कि इसमें जब गेहूं का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो लोग नॉनवेज की तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। सेम चीज चीनी के साथ होता है। जब चीनी का रेट 45 रुपीज केजी हो जाता है, तो मिठा, जिसको गुड़ बोलते हैं आप, जिसको आप गुड़ बोलते हैं, इस गुड़ का यूज जो है वो ज्यादा लोग करने लगते हैं। सेम चीज उस वक्त भी होता रहा होगा जब बाढ़ की सिचुएशन होती होगी, तो ये लोग एक आप बोलिए तो इसको आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये एक भ्रम हो सकता है आदमी का, आप इसको सोच सकते हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं है ये, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि ऐसा होता ही रहा होगा। आप एक साक्ष्य के तौर पर इसको बोल सकते हो कि हाँ यही होता होगा। एक आप अपना वहां पे दिमाग लगा रहे हो, आप उसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो कि यही हो रहा होगा। क्लियर है ये बातें।
नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ तो पशुपालन का बहुत बड़ा साक्ष्य जो है वो आपको पश्चिमोत्तर क्षेत्र के आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में देखने को मिलेगी। इसको आप प्री फैक्टर में जोड़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पशुपालकों के होने का जो साक्ष्य है, मतलब पशुपालक उसको बोला जाता था जो पशुओं का पालन पोषण करते थे, और पशुपालन भी उसी जगह पे होता होगा जहाँ पे पशुपालक रहते होंगे। तो दोनों का साक्ष्य आपको वहां पे मिलेगा जहाँ पे पश्चिमोत्तर क्षेत्र होगा, आधुनिक का कश्मीर जिसको अभी आप जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानते हैं, वो वाला एरिया, उसमें आप गिलगिट बाल्टिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर सारे को मिला ले, क्योंकि डिवाइडेशन के पहले की बात थी, ये बाद की बात नहीं है। ये एरिया हो जाएगा आपका। और अगर जो इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखिएगा जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इसको मैंने पहले से ही वीवीआई करके रखा है। इसमें से अगर आप सोचते हैं कि क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप कंफर्म रहिए कि यहाँ से 2 क्वेश्चंस अगर मॉडर्न, अगर आपके एंशिएंट हिस्ट्री से कभी क्वेश्चन पूछ दिए और हड़प्पा सभ्यता से पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। इसलिए आप इसको जो है वो पहले तो नोट डाउन कीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने नोटबुक में क्लियर कर लीजिएगा, जैसे आप करते हो 6 to 11 के लिए जैसे आप लोगों ने नोटबुक तैयार किया है, सेम उसी तरीके से कीजिएगा नोटबुक तैयार। नेक्स्ट की तरफ अगर हम लोग आएंगे तो जब इतने सारे चीज हो गए कि लोगों को अनाज के बारे में पता चल गया, लोग जो है भंडारण करने लगे इसका, उसके बाद लोग जो है इसका पुनर्उत्पादन करना स्टार्ट कर दिए, फिर इन्होंने पशुपालक के तौर पे अपना जीवन स्टार्ट किया। इसके बाद लोगों का जीवन जो है वो अस्थायी तौर पर परमानेंट सेटल होना स्टार्ट हो गया था। अब इसमें लोगों ने क्या किया, तो इसमें लोग बुर्ज होम बनाते थे। वर्तमान में जो कश्मीर का एरिया है ये, इसमें, और इसमें लोग क्या करते थे कि गड्ढे खोदते थे इस तरीके से जमीन के भीतर, और इसमें इस तरीके से सीढ़ी बना के यहाँ पे ये लोग रहते थे। होता क्या था कि जब ठंड के दिनों में बहुत जबरदस्त हवा चलती थी तो ये एरिया जो है इनको ठंड से बचा देता था, और यहाँ पे ये पेड़ टहनियों का जुगाड़ करके यहाँ पे रहते थे, जिससे इनको अगल बगल की जो मिट्टी के अंदर वैसे भी ठंड होती है तो यहाँ पे इनको ठंड से बचाव हो जाता था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार मिलने के साक्ष्य आपको मिले हैं। 100% हमारा वैशाली भी एक जगह है जहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ वैशाली के बाद अगर आप देखिएगा तो राजगीर का एक एरिया है जहाँ पे आपको ये चीज दिखेगा। इसके बाद अगर आप केसरिया, अरे राज एक जगह है हमारे बिहार में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। केसरिया एक जगह है, वहां पे ये सारे चीजें आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके के साक्ष्य आपको। इसके बाद अगर आप हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में भी ये साक्ष्य आपको देखने को मिलती है, क्योंकि सेम समय का ये सारी चीजें थी, सेम समय की, और उस वक्त चीजें जो है वो, मैं सेम समय की बात नहीं बोल सकता हूँ, बट उस वक्त डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो सेम था। उस वक्त हाई टेक्नोलॉजी तो आए नहीं थे, उस वक्त भी लोग बाट का ही यूज करता था, उस वक्त भी लोग जानवरों को मारने के लिए इसी तरीके के पत्थर वगैरह का ही यूज करता था। ये चीजें क्लियर है। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार मिले, इनमें से ऐसे कई जो पूरा पाषाण युग उपकरणों से भिन्न होते हैं, इसलिए इनको नव पाषाण युग का माना जाता है, क्योंकि पूरा पाषाण वाला जो युग था ये पत्थर का बना हुआ, पाषाण का मतलब पत्थर होता है और युग का मतलब काल होता है। तो पाषाण मतलब पत्थर काल वाला जो युग था उसमें तो आपको ऐसे मिलते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट हो गया। जैसे पहले इस तरीके का जो नोक हुआ करता था वो अब इस तरीके का होने लगा था, तो इसको नवपाषाण के समय का माना जाता है। और इस औजारों की एक सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये पैनी तो बहुत थी और इसके ऊपर पॉलिश चढ़ाए जाते थे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके के पत्थर से आपको ओखली और मूसल बनने का जो आज के समय में आपको जो है वो पेड़ के जड़ों से बनता हुआ दिखाई देगा, वो उस वक्त पत्थर से बना हुआ होता था, और उसका साक्ष्य आपको ये सारी जगहों पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर बातें हैं। इसके साथ लोग कपड़े भी बुनते थे, और इसके लिए कपास जैसे जो है वो अन्य आवश्यक जो पौधे थे उसका उत्पादन होता था। इसके साक्ष्य मिले हैं तभी ये चीजें बोली जाती है। अन्य रीति रिवाजों की अगर बात करें तो कुछ चीजें क्लियर है इसमें, जैसे पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि उस वक्त जो है वो 13वीं होता था या नहीं, 12वीं होता था या नहीं, मतलब श्राद्ध कर्म की बात अगर आप करें तो उस वक्त होता था कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट गारंटी इस चीज की है कि उस वक्त जो आपको पिरामिड दिखाई देंगे, उस वक्त के जो पिरामिड आपको दिखाई देंगे वो इस चीज के साक्ष्य देते थे कि उस वक्त लोगों को दफनाया कैसे जाता था, या जो शवासन मिलता है उस जगह पर आप देख सकते हैं कि लोगों को किस तरीके से दफनाया जाता था। और
और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है कि उनके साथ जिस चीजों को दफनाया जाता था उससे ये चीज आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त किस तरीके के पशु और पौधे वगैरह उस वक्त उपजाए जाते थे। क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है जिसमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह रहते थे जिन्हें जनजाति कहा जाता था। आज के समय में भी जनजाति का एक अलग आपको डिफिनीशन दिया गया हुआ है जो आपके 6th और 7th शेड्यूल की बात करता है, वो अलग चीज है, उसके ऊपर हम लोग अपने जो है वो पॉलिटी वाले सेशन में पढ़ेंगे, शेड्यूल्स जब पढ़ेंगे तब। बट इस वक्त जिस वक्त आपका काल था, जिस वक्त हमारे अतीत रहा करते थे, उस वक्त की अगर बात करें जब पाषाण युग था, नवपाषाण युग था, उस वक्त की बात अगर करें हम लोग, तो उस वक्त कृषक और पशुपालक का जो समूह था उसको मिला करके जो रहने वाले लोग थे, मतलब जैसे कि एक जगह पे जहाँ पे हिंदू भी रहता है, सिख भी रहता है, पार्सन भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है, सारे लोगों को मिला के अगर बोले तो आप इसको बोलते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक उसी तरीके से उस वक्त कृषक और पशुपालक जिस समूह में रहते थे उसको हम लोग जनजाति बोलते थे। क्लियर है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत है हमें, वो कुछ ये था कि जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके प्री में पूछ लिए जाएंगे कि नवपाषाण युग में जनजाति किसको बोला जाता था। उसमें कृषक और पशुपालक समूह होते थे, उसमें राजा और महाराजा होते थे। टॉपिक्स को किसी भी तरीके से आपको चेंज करके दिया जा सकता है, बट दिमाग आपको खुद लगाना है क्योंकि प्री के फैक्ट्स हम अलग छांट के ही आपको देते हैं, तो ये चीज प्री वाले फैक्टर में लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर जनजाति के बारे में हमें और कुछ जानने की जरूरत है तो ये है कि जो जनजाति होती थी वो छोटे छोटे बस्तियों में रहती थी और ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे और इन परिवारों का जो समूह होता था वही मिल करके जनजाति का निर्माण करता था। क्लियर है। जैसे कि राम होता था, राम का पिता श्याम होता था, श्याम की माँ राधा होती थी, ठीक है। और यहाँ एक रोहन होता था, रोहन का भाई सोहन होता था, सोहन की माँ सीता होती थी और सीता की माँ जो है, सीता का जो हस्बैंड है वो राम लखन होता था। अब इसमें एक लोग जो थे वो क्या थे, तो ये जो थे वो हमारे पशुपालक थे और दूसरा जो था ये कृषक था। ये वाला पशुपालक था जो पशुपालन करके अपना काम करता था, ये कृषक था जो कृषि करके अपना काम करता था, और इन सब जो मिल करके एक जगह पे रहता था जिस जगह का नाम XYZ था। ये एरिया को हम लोग क्या बोलते थे, तो ये एरिया जनजातीय एरिया कहलाती थी। क्लियर है। अब इससे बेस्ट एग्जांपल और क्या होगा, नेक्स्ट देखें अगर हम लोग, तो जनजाति के बारे में हमें और जानने की जरूरत ये है कि कुछ व्यक्तियों को उसका नेता मान लिया जाता था। आप अगर अगर आपने टैंगो चार्ली फिल्म देखा है, जो हमारे डिफेंस वाले हैं, जो डिफेंस लवर लोग हैं, खास करके हमारे वैसे एस्पिरेंट जो 1700-1800 में हमसे प्राइवेटली जुड़े हुए हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो लोग बहुत अच्छे से फिल्म को देखे होंगे। इसमें जब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब जंगलों में लड़ाई होती रहती थी तो उसका एक नेता हुआ करता था जो अजब अजब तरीके का साउंड निकालता था, है ना। तो वो ऐसे ही लोगों को नेता मानते थे जो अपने आप में या तो वृद्ध हो सकता था, नौजवान हो सकता था, या फिर वो पुरोहित हो सकता था उस जगह का, या बहुत ज्यादा अनुभवी हो सकता था, और वो अपने ज्ञान और अनुभव के हिसाब से उस पूरे जनजाति को जो है वो क्या करता था, तो उसको नेतृत्व प्रदान करता था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो उस जनजाति में आज भी बहुत सारी जनजातियां है, जैसे आपको लद्दाख वाले एरिया में देखने को मिलेगी, अपने बिहार वाले एरिया में भी कुछ जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। इस बिहार वाले एरिया की जो जनजाति है इसमें भी आपको संगीत गीत वगैरह चीजें जो टाइम टाइम पे होती है, जो उनके देवी देवताओं की होती है, जैसे कि जल्लीकट्टू की आप बात कर ले, इस तरीके की जो चीजें होती है जो आपके तमिलनाडु केरल वाले एरिया में देखने को मिल जाएगी। सेम उसी तरीके से हर जगह पे आज भी जनजाति पाई जाती है और पहले भी पाई जाती थी, जिनकी अपनी भाषाएं होती थी, वो अपने तरीके के संगीत और कहानियों से अपने आप को मनोरंजन प्रदान करते थे। इसके बाद अगर हम लोग सूक्ष्म निरीक्षण की बात करें कि लोगों का मृत्यु कैसे होता था, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो उससे पहले हम लोग एक चीज पहले देख ले कि उस वक्त जब गांवों की बात अगर हम लोग करते थे, जब पाषाण युग था, नवपाषाण युग था, तो उस वक्त गांव का एक डिफिनीशन होता था कि वहां पर अधिकांश लोग जो होते थे वो भोजन के उत्पादन में ही लगे हुए होते थे, चाहे वो पशुपालन कर रहे हो या कृषि कर रहे हो। अब अगर आप आते हैं यहाँ पर मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु की बात के ऊपर, तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान था जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं और
बकरी पालन करना सीखा था? पहले तो इसको प्री फैक्टर में जोड़ लीजिएगा कि मेहरगढ़ में सबसे पहले किस चीज का साक्ष्य मिलता है, तो जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी का पालन करना। इसका साक्ष्य आपको कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से। इसके बाद अगर देखें तो मेहरगढ़ का जब खुदाई किया गया हुआ था, पुरातत्वविद जब इसकी खुदाई किए तो इसमें हिरन और सुगर जैसे जंगली जानवरों की हड्डी शामिल मिले थे वहां पे हड्डी। और इसके बाद के स्तर में इसका जो खुदाई हुआ था वो लेयर बाय लेयर किया गया हुआ था कुछ इस तरीके से। तो पहले लेयर में ये हड्डी वगैरह मिल गया था। दूसरे लेयर में जो था वो अगर देखें तो मवेशी की हड्डी मिली थी, और इसके बाद जो है इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घड़ों के अवशेष भी मिले हुए थे जब लेयर बाय लेयर इसका खुदाई किया गया हुआ था। तो मेहरगढ़ में मीन्स कि मेहरगढ़ में भी उस वक्त डेवलपिंग एरिया था और डेवलप्ड जगह है मेहरगढ़। इस तरीके से कुछ इसका जो है वो आपको देखे तो स्टेप बाय स्टेप जब इसका खुदाई किया गया हुआ था तो इसमें चीजें मिलना स्टार्ट हुई थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट था कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे, और इस समय जो है उसके कब्र में क्या होता था कि मृतक के साथ बकरी वगैरह रखे जाते थे या फिर वैसे लोगों को रखे जाते थे जो उसके अनुयायी या शिष्य होते थे, जो उसके साथ दफना दिए जाते थे। तो इसका साक्ष्य आपको कुछ इस तरीके से मेहरगढ़ में देखने को मिल गया है। क्लियर है यहाँ की बातें? जो घर का साक्ष्य मिला हुआ था वो कुछ इस तरीके का था, और कब्र का साक्ष्य जो मिला हुआ है यहाँ पर एक आदमी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर एक बकरी मिलेगा, और इस तरीके से कुछ रेप्टाइल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीजें क्लियर थी। इसके बाद है दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग की बात करें तो यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते के ब्रह्मपुत्र घाटी पर एक पहाड़ी के पास मिलती है आपको। तो अगर आप बोले तो दाओजली हेडिंग कहाँ पे है, तो ये चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में एक पहाड़ी के पास है, और यहाँ पे खल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। पहले तो इसको प्री में जोड़ लीजिएगा, बिना किसी क्वेश्चन के डायरेक्ट आने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पे जेराइट पत्थर भी मिले हैं, ये आपके प्री के फैक्टर्स है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से कास्टस्म मतलब अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन जाती थी उसके औजार भी मिले हैं, ये भी आपके प्री के फैक्टर्स है। अब यही वो 20% बातें हैं जो इस चैप्टर से पढ़ना था, और 80% सारे चीजों को हम लोगों ने छोड़ दिया है। अन्यत्र की अगर बात करें हम लोग तो नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल में से एक था जिसका नाम था चताल ह्यूक तुर्की। चताल ह्यूक जो तुर्की में स्थित है, ये आपके प्री के फैक्टर्स है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये चीजें आपको बताने की कोशिश की गई हुई थी कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे लोग पशुपालक बने, कैसे लोगों ने उत्पादन करना सीखा। ये आपका क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क की और ये जो चैप्टर है वो आपके लिए रेलेवेंट था, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।